अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के हाल का सबसे अहम मौजू है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसे माजी में कभी रोशनियों का शहर कहा गया और कभी माजी में बताया गया कि यह शहर दुनिया के 5 तेज रफ्तारी से तरक्की करते हुए शहरों में से एक है, कराची। आज हम कराची का नोहा पढ़ेंगे या कराची के दर्द को समेटने की कोशिश करेंगे। बहुत से दोस्तों के लिए यह बात जानना बड़ी अजीब होगी कि 19वीं सदी के आखिर में यानी 1850 या 1860 में कराची मुंबई से ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर था। कराची में कराची सर्कुलर रेलवे पहले चलना शुरू हुई और मुंबई में उसके 20 साल के बाद शुरू हुई। कराची एक वक्त में दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता था। पाकिस्तान बनने के बाद बिलाशुबा कराची की तरक्की में और 4 चांद लग गए। पाकिस्तान का कैपिटल था कराची, बहुत तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा था, मगर अचानक हालात और वक्त तब्दील हुए। कराची की तरक्की का आखिरी चैप्टर 1977 में लिखा गया। 77 में जिया के मार्शल लॉ के बाद कराची के हालात तब्दील होना शुरू हुए। मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत बचपन में था, 1980 या 81 की बात है। मशरिक पाकिस्तान का मकबूल अखबार था, उसमें एक फीचर पढ़ा। उसकी सुर्खी थी, शाह सुर्खी थी, क्या कराची बैरूत बन रहा है। मुझे ये सुर्खी पढ़कर बचपने में हंसी आई और मैं हैरान हो गया कि कराची जैसा खूबसूरत, तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बैरूत कैसे बन सकता है। लेकिन आज मैं याद करता हूं तो उस सहाफी का नाम भूल चुका हूं, मगर उसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि वाकई वो पेश बीनी करने वाला इंसान था। कराची शहर पहली दफा मैं 1983 में गया था। मेरे लड़कपन का दौर था, बहुत कम उम्री में मैंने कराची को अच्छी तरह देखा और कराची को देखकर मुझे यह लगा कि कराची की लाइफ सिविक है, शहरी है। कराची एक अर्बनाइज्ड इलाका है और उसके मुकाबले में लाहौर को शहर कहना गलती है। मैं उसके बाद से लाहौर को हमेशा ग्लोरीफाइड विलेज कहता हूं। आज जब मैंने कुछ फिगर्स तलाश करने की कोशिश की तो मुझे 84 के यानी साल 84 के हिंद से ही मिल सके। आपसे शेयर करता हूं, आप एंजॉय करेंगे। 1984 में कराची सर्कुलर रेलवे अपने अरूज पर थी। कराची में 24 घंटे 56 ट्रेनें मुसाफिरों को कराची शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर जाती थीं। कराची में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं था। एन उसी वक्त कराची शहर में कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 800 बसें और कराची यूनिवर्सिटी के 120 पॉइंट्स भी सफर के लिए तलबा और सवारियों को दस्तयाब थे। कराची एयरपोर्ट उस वक्त दुनिया का जदीद तरीन एयरपोर्ट था। कराची एयरपोर्ट पर हर 3 मिनट के बाद एक फ्लाइट आती या जा रही होती थी। उस वक्त याद रखें कि साल 1977 से लेकर 1980 तक दुबई में हफ्तावार 1 या 2 फ्लाइट्स होती थी। जद्दा में इसी तरह हफ्तों में चंद फ्लाइट्स होती थी। कराची शहर में हर 3 मिनट के बाद कोई ना कोई जहाज उतर रहा होता था या जा रहा होता था। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक PIA थी और इसी तरह कराची एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, जहाजों की मुरम्मत के लिए दुनिया की बड़ी एयरलाइंस का पसंदीदा तरीन स्टेशन था। फिर कराची को नजर लग गई। कराची में सियासी वजह पर जनरल जिया ने कुछ ऐसे मामलात पैदा किए, कुछ ऐसे हालात और वाकयात पैदा किए गए, सियासी जोड़ तोड़, गैंगस्टरिज्म, गुंडागर्दों की सरपरस्ती रियासती इदारों ने करना शुरू कर दी। इसके पीछे बहुत सारे असबाब कहे जाते हैं। बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी सियासत को खत्म करने के मकसद से कराची में गड़बड़ करवाई गई। एक खास नुक्ता नजर रखने वाले लोग ये बताते हैं कि जिया रिजीम में जर्नैलों का बराह रास्त अरबों से फंड्स
अपनी जेब के लिए, अपनी जात के लिए वसूल करने का सिलसिला शुरू हुआ। और ये फंड्स उनकी किसी खिदमत की खातिर नहीं दिए जा रहे थे, ये फंड्स इसलिए दिए जा रहे थे कि कराची को बर्बाद करके कराची का पैसा दुबई को मुंतकिल किया जाए और कराची की बेहतरीन ट्रांजिट पोजीशन को तब्दील करके उसका बेनिफिट दुबई को दिया जाए। और ये बात आज समझ में आती है कि ये कोई लंबी साजिश थी, घिनौना खेल था जो कराची के शहरियों के साथ और पाकिस्तान के मुकद्दर के साथ खेला गया। बिलाशुबा कराची के मसाइल पाकिस्तान के कयाम के साथ शुरू हुए थे। कुछ ये हुआ कि कराची शहर पाकिस्तान के कयाम के वक्त न सिर्फ तरक्की याफ्ता शहर था बल्कि कारोबारी, तिजारती और सनती एतबार से एक बड़ा शहर था। कराची सूबा सिंध में वाक़या है और सूबा सिंध ने अंग्रेज से लड़ाई करके सिंधी जुबान की प्रोटेक्शन के लिए बेपनाह मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश करके कुर्बानियां देके अपने तालीमी निजाम को बचाया था। कराची का या सिंध का पूरा तालीमी निजाम सिंधी जुबान में था या अंग्रेजी जुबान में था। क्या में पाकिस्तान के बाद अब आप तसव्वुर करें कि कराची में इंश्योरेंस कंपनियां पहले मौजूद थी जिनमें सिंधी जुबान में काम होता था, कराची में बैंक मौजूद थे, कराची में इंडस्ट्री मौजूद थी, कराची में तिजारती इदारे मौजूद थे और सब काम करने के लिए सिंधी कारकुन, ऑफिसर्स और हर क्लास के इंसान महारत रखने वाले दस्तयाब थे। मगर जब पाकिस्तान क़याम अमल में आया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया कि सिंधी जुबान में तालीम हासिल करने वाले सब अनपढ़ करार पाए और उर्दू जुबान में कलकत्ता से, अलीगढ़ कॉलेज से पढ़ने वालों को तालीम याफ्ता शुमार किया गया। ये क्या में पाकिस्तान के बाद ये पहली ईंट थी जो टेढ़ी रखी गई और इस ईंट ने आगे चलकर बहुत से गुल खिलाए। बहुत से दोस्तों को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में कोटा सिस्टम सबसे पहले लियाकत अली खान ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाया था और कोटा सिस्टम का मतलब, कोटा सिस्टम का मकसद उर्दू जुबान में तालीम हासिल करने वालों के लिए वाफर तादाद में नौकरियों का बंदोबस्त करना था और यह बंदोबस्त 70 की दहाई तक चलता रहा। उर्दू बोलने वाले सादा तरीन और छोटी डिग्रियों के बावजूद आला तरीन पोजीशन पर रहे और सिंधी में तालीम हासिल करने वाले पीछे चले गए। बिल्कुल इसी तरह पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की इलाकाई जुबानों के साथ हुआ। पंजाब के साथ तो इससे कुछ ज्यादा हुआ कि पंजाबी जुबान को तो रंजीत सिंह भी तालीमी जुबान ना बना सका था और अंग्रेज के दौर में जितने भी तालीमी इदारे कायम किए गए उन सब में जरिया तालीम उर्दू जुबान करार दिया गया। बहरहाल अगला दौर जब सिंधी हुक्मरानों का आया, यानी जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बने, तो वजीर आला मुमताज भुट्टो ने सिंधी जुबान का एक्ट मंजूर करवाया जिस पर पहली बार कराची शहर में लड़ाई, झगड़ा, अनारकी पैदा हुई। जुल्फकार अली भुट्टो एक वाइस, ज़हीन, फतीन इंसान थे। उन्होंने फिलफौर मुमताज भुट्टो को पीछे किया, मसाइल को हल किया और मसाइल पुरसकून हो गए। लेकिन इन्हीं मसाइल की बुनियाद पर आप तसव्वुर करें कि मुमताज भुट्टो चंद महीने पीपल्स पार्टी में रहे और उनकी वजह से मुहाजिर आज तक पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। यह अलग बात है कि मुमताज भुट्टो पीपल्स पार्टी को छोड़कर उस दिन से आज तक रियासती इदारों की इमा पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट के साथ है, मुहाजिरों की सियासत के साथ है। अगर मुहाजिर मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट करें, मुहाजिर उसके साथ जाते हैं, मुहाजिर एमकेएम को सपोर्ट करें तो फिर मुमताज भुट्टो के साथ जाते हैं। अभी हाल ही में अवाम ने तमाशा देखा कि जुल्फकार मिर्जा ने एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी का झगड़ा करवाने के लिए लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी को इस्तेमाल किया। जब जुल्फकार मिर्जा को पीपल्स पार्टी ने सरपरस्ती नहीं दी तो जुल्फकार मिर्जा नई जमात में चले गए और तमाम मुहाजिर आज नई जमात में जुल्फकार मिर्जा के साथ बैठने में सहूलत महसूस करते हैं। बहरहाल आज हमारा मौजू कराची शहर का नोहा पढ़ना है। कराची शहर की तरक्की किसको कौन खा गया? आप तसव्वुर करें कि 1980 तक या 1984 तक कराची को पूरी दुनिया रोशनियों का शहर कहती थी। कराची के बारे में फोरकास्ट की जाती थी, कहा जाता था कि यह दुनिया के पहले 5 या 7 तरक्की याफ्ता तरीन शहरों में है। फिर कराची के शहरियों को हक हुक्मरानी मिल गया। कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बनाई हुई जमात एमक्यूएम ने इक्तदार संभाला। अब मैं आपको बता दूं कि कराची को आज तक बिजली मुहैया करने का सिलसिला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कैनप 1 है।
पानी मुहैया करने का मंसूबा हब डैम है। ये दोनों मंसूबे 70 की दहाई के हैं। MQM को जिया के दौर में और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ऐसा कामिल इक्तदार नसीब हुआ कि अगर वो चाहते तो कराची का बिजली और पानी का मसला हल कर सकते थे, लेकिन इन दोनों अदवार में यह मसला मजीद बढ़ाया गया। और सिर्फ यही मसला नहीं बढ़ाया गया, बल्कि एक तीसरा मसला पैदा किया गया, जिसकी बाबत अभी गुज़िश्ता हफ्ते में शोर हुआ है और मुमकिन है इसी सीजन में बार बार शोर किया जाए कि कराची से गंदे पानी का निकास, बरसाती पानी का निकास एक मसला बन गया। अभी गुज़िश्ता दिनों कराची में बारिश हुई और मौजूदा कराची का 1/3 हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ। 6-6 फुट 8-8 फुट पानी में डूब गया। आप कभी गूगल करें या जो लोग कराची शहर से वाकिफ हैं उस पर फोकस करें कि मसला क्या था। कराची शहर में MQM का होल्ड उन इलाकों पर है जो 1947 में आबाद किए गए थे। इनमें मशहूर तरीन इलाके नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और फेडरल बी एरिया है। ये इलाके 40 की दहाई में मुहाजिरों के लिए आबाद किए गए थे। MQM की पूरी ताकत का फोकस यही इलाके हैं। ये दोनों इलाके, फेडरल बी एरिया एक तरफ और नाजमाबाद दूसरी तरफ, इनके दरमियान में गंदे पानी के निकास या बरसाती पानी के निकास का नाला है, जिसे गुज्जर नाला कहा जाता है। परवेज मुशर्रफ के दौर में जब चाइना कटिंग की टर्म मुस्तअमल हुई तो वो ये थी कि गुज्जर नाले पर जा बजा एनक्रोचमेंट्स पैदा की गई। गुज्जर नाले के लिए छोड़ा गया बरसाती नाली का पूरा रकबा वो MQM के मेयर और उस वक्त की हुकूमत परवेज मुशर्रफ की सरपरस्ती में वहां पर प्लाजे बन गए, कॉलोनियां बन गई, आबादियां आबाद हो गई। अब जब भी तूफानी बारिश हो जो कराची में कम होती है, उसी का फायदा उठाया गया कि कराची में बाज़ औक़ात 20-20 साल बारिश नहीं होती, उसी का फायदा उठाया गया और गुज्जर नाले पर हक़ मलकियत जताया गया। गुज्जर नाला में पानी खड़ा होने की वजह से ये तीनों इलाके, जिसे मैंने कहा नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, ये बुरी तरह मुतासिर हुए और पूरी तरह डूब गए। अब फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर KCR कहां गई, कराची सर्कुलर रेलवे कहां गई। फिर कहता हूं कि कराची में सर्कुलर रेलवे का इतना शानदार निजाम मौजूद है जो शायद दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता शहर में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आती है बहुत सारे मसाइल होते हैं। 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। 1/3 पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का कब्जा था। पाकिस्तान फाइनेंशियल क्रंच का शिकार था। बैनुल अक़वामी कसाद बाजारी थी, इकोनॉमी जीरो पर थी। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सब कुछ के बावजूद 2013 से पहले कराची सर्कुलर रेलवे को चलाना चाहिए था, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी चाहती भी तो यह मंसूबा नहीं चलना था, क्योंकि ऊपर स्टे कोर्ट बैठी हुई थी। एक खास हद से बड़ा मंसूबा जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने जाएगी उस पर सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस जरूर होगा, उसे जरूर रोका जाएगा। ये एक खास साइकोलॉजी है, ये खास मंसूबाबंदी है, ये खास चीज है जिसे प्लान किया गया है ताकि मुल्क में जमहूरियत पसंदों को कमजोर रखा जा सके। अब 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई, फाइनेंशियल क्रंच मैनेज हो चुका था, पाकिस्तान की हुकूमत खासी सहूलत में थी और पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत जो पाकिस्तान की माइशत को सांस नहीं लेने दे रही थी वो अचानक गिरकर 1/4 रह गई। $32 फी बैरल तक पेट्रोल नवाज शरीफ की हुकूमत ने खरीदा। CPEC की वजह से हुकूमत पाकिस्तान के पास वाफर वसाइल आ गए, मगर यहां पर क्या कीजिए, तासब की इंतहा मारती है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए जिसके लिए काम किया जा चुका था, जिसके लिए शुरुआत की जा चुकी थी, आगाज हो चुका था, उसके लिए बजट दरकार था 207 बिलियन रुपए। 207 बिलियन ओनली। ये रुपए में इतने पैसे चाहिए थे कि कराची सर्कुलर रेलवे को चलाया जा सकता था। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आपको मालूम है कि लाहौर की ऑरेंज लाइन 251 अरब रुपए के मंसूबा था। ये 251 अरब रुपए, बल्कि इससे ज्यादा पैसा जो खर्च हो चुका है, ये 5 साल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, लेकिन कराची पर हक मलकियत जताने वालों ने यह पैसा कराची शहर पर खर्च करना मुनासिब नहीं समझा।
इसी तरह लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो और इस्लामाबाद मेट्रो पर भी इसी कदर रकम खर्च की गई। अब कोई ज़े-शऊर इंसान मुझे यह समझा दे कि जब वसाइल मौजूद हैं तो हक जरूरतमंद का ज्यादा होता है या डेकोरेशन का ज्यादा होता है। मैं आज भी कहता हूं कि लाहौर ऑरेंज लाइन एक डेकोरेशन प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, यह प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं है। आप तसव्वुर करें कि एक 27 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन न लारी अड्डे को लिंक करती है, न अस्पताल को लिंक करती है, न कचहरी को लिंक करती है, किसी जगह पर उसका पब्लिक गैदरिंग वाली जगहों पर नहीं जाना आना। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में आप 251 अरब रुपए 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर खर्च करते हैं, तो कराची में 207 अरब रुपए खर्च करते हुए क्या मौत पड़ती थी? आज कुछ लोग कहते हैं कि बिलावल ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को कुछ नहीं दिया। भाई उन्होंने वसाइल के हिसाब से देना है। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के गुज़श्ता 70 साल की तारीख में यह वाहिद दौर है जब सूबों को उनके साथ वादा किया गया, यानी एनएफसी में तय किया गया अवार्ड दिया गया। यानी पंजाब को उस वक्त इतनी रकम दी गई जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या मैं सवाल करूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध हुकूमत को एनएफसी अवार्ड के मुताबिक रकम देने में क्यों तसाहल बरतती हैं? कराची शहर के लिए दूसरा प्रोजेक्ट कराची के लिए वाटर कैनाल का है, जिसे K4 कहते हैं। यह एक 150 किलोमीटर लंबी नहर है जिसमें केंझर झील से पानी लाकर कराची के शहरियों को मुहैया करना है। अब आप तसव्वुर करें कि इस मंसूबे को भी 80 की दहाई में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, क्योंकि कराची की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हब डैम से आने वाला पानी मिकदार में थोड़ा होता है। कराची 2001 से आज तक पानी की बदतरीन कमी का शिकार है। लेकिन MQM के एक ऐसे मेयर ने, जिसके बारे में कहा जाता था, अखबारात में इश्तिहार छपवाए जाते थे कि वो दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर है, हम भी मान लेते हैं, लेकिन कराची के पानी के लिए उसने क्या किया? कराची की बिजली के लिए उसने क्या किया? कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसने क्या किया? कोई जवाब नहीं। कराची की कैनाल K4 जिसके जरिए कराची को पानी पहुंचाना है, यह वफाकी हुकूमत की सपोर्ट से बनने वाला एक मंसूबा है, जिसके लिए गुज़श्ता 7 साल से फंड्स वफाकी हुकूमत नहीं दे रही है। इन सब मसाइल को समझने के लिए हमें एक बुनियादी फैक्टर पर गौर करना पड़ेगा। हमें गौर करना पड़ेगा कि कराची की मैनेजमेंट किसके पास है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कराची गुज़श्ता 30 साल से रेंजर्स, कोर कमांडर कराची और वजीर आला सिंध पर मुश्तमिल एक कमेटी कराची का इंतजाम संभालती है। लेकिन हमें देखना यह है कि कराची में मफादात किसके हैं। PPP क़यादत के तमाम वज़रा कराची में रहने वाले हैं, उन सब की कराची में जायदादें हैं। भुट्टो खानदान बड़ी जायदाद का मालिक है। आसिफ अली जरदारी कराची की कमर्शियल जायदाद के मालिक है। अब यह इल्जाम लगाना कि कराची को पीपल्स पार्टी की क़यादत बर्बाद कर रही है, यह ऐसा अजीब और उल्टा इल्जाम है जिसे कोई ज़े-शऊर नहीं मानेगा। सवाल यह है कि क्या आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि उनके कमर्शियल प्लाजों की कीमत वही रहे जो 1980 की दहाई में थी? वो क्यों चाहेंगे कि कराची का सरमाया दुबई जाए? कराची का सरमाया दुबई ले जाने वाली साजिश करने वाले वही लोग हैं जिनकी कराची में 5 मरला जमीन भी नहीं है, जो कराची में अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, अरबों खरबों कमाकर वापस चले जाते हैं, अपने इलाकों में चले जाते हैं। कराची शहर का एक और मसला जो मैंने बार बार जाकर देखा कि कराची में इशू क्या है, वो है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कराची शहर में हैं, ये सब के सब अजनबी लोग हैं। मुमकिन है कि मैं मुबालगा आमेज फिगर इस्तेमाल करूं, लेकिन कराची पुलिस में कम से कम 90% गैर कराची के लोग हैं, अजनबी हैं, जाली डोमिसाइल पर पंजाब से जाकर भर्ती हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह सिंध रेंजर्स जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, वो भी 90% से ज्यादा पंजाबी हैं। बिलाशुबा कराची शहर में मुस्तकिल कयाम रखने वाले पंजाबी भी लाखों की तादाद में हैं, लेकिन मैं इस पर एतराज इसलिए कर रहा हूं कि ये सब वो लोग हैं जो नौकरी मिलने के बाद कराची शिफ्ट हुए। कराची, मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया, कि एक सिविक सेंस रखने वाला शहर था। कराची के लोग अर्बनाइज थे, शहरी कल्चर रखते थे। वहां पर अनपढ़ जाहिल देहाती कल्चर से लोगों को ले जाकर पुलिस में भर्ती करना, और ऐसे लोगों को जिनका कराची के साथ कोई जाती वाबस्तगी ना हो, जज्बाती रिलेशनशिप ना हो, यह कराची के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है।
हुकूमत पाकिस्तान के लिए मेरी तजवीज़ है कि फिलफौर इस तरह की भर्तियों पर न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगाई जाए और किसी भी सूबा में दूसरे सूबा से नौकरी के लिए डोमिसाइल के हसूल की मुद्दत कम से कम 20 साल का कयाम या दूसरी जनरेशन को आप डोमिसाइल अता करें, उसके बाद वो इंसान आ सके। मैं आज भी संजीदगी से समझता हूं कि कराची की पोलीसिंग लोकल पोलीसिंग होनी चाहिए। कराची की पुलिस में उर्दू बोलने वाले भर्ती करें, कराची की पुलिस में सिंधी बोलने वाले भर्ती करें, कराची की पुलिस में वो लोग भर्ती करें जो कम से कम 2 नस्ल से यहां पर मुकीम हैं, ताकि उनकी दिलचस्पी हो। कराची को सरकारी मुलाजमों की दुबई ना बनाए कि वो जाए 10 साल 20 साल नौकरी करे, माल इकट्ठा करे और अपने इलाकों को वापस आ जाए। ऐसे लोगों के मफादात कराची शहर के साथ नहीं है। अब फिर मैं आखिर में सम अप करता हूं कि कराची शहर में कैपेसिटी मौजूद है, कराची फितरी ट्रांजिट की जगह है, कराची शहर दोबारा उसी रॉ में तरक्की पर आ सकता है। इसके लिए 2-3 शराइत हैं। सबसे पहली शराइत, कराची के शहरियों में तअस्सुब की बुनियाद पर सियासत को खत्म करना होगा। पीपल्स पार्टी को अपना दामन वसी करना होगा, MQM को अपना दामन वसी करना होगा, दोनों को एक डायलॉग करना होगा और सिंध कराची के तहफ्फुज़ के लिए और मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे होकर यकमुश्त होकर जमहूरी ताकतों के साथ हम रिकाब होकर चलना होगा। आप यकीन करें कि जिस दिन कराची के शहरियों ने अपने आप को पाकिस्तानी, सिंधी, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कर लिया, उस दिन के बाद कराची दोबारा उसी बहाव में जाएगा और कराची को दोबारा अरूसुल बिलाद भी कहा जाएगा, कराची को दोबारा रोशनियों का शहर भी कहा जाएगा। कराची के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे मुल्क को खिला सकता है। आप तसव्वुर करें, मैंने पहले जिक्र किया कि लाहौर ऑरेंज लाइन के लिए 251 अरब रुपए 3 साल में मैनेज किए गए और कराची के लिए 207 अरब रुपए मैनेज नहीं किए गए। अब मैं जरा बताऊं कि कराची आपको सालाना 600 अरब रुपए से ज्यादा टैक्सेस देता है और लाहौर के टैक्सेस की कलेक्शन कुल 20 या 23 अरब रुपए के करीब है। तो कराची के शहरियों का हक है कि जो भी वफाकी हुकूमत बने वो कराची के लोगों का पूरा हक उन तक पहुंचाए। K4 कैनाल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, कराची सर्कुलर रेलवे को बिला तवक्कुफ मुकम्मल किया जाए, कराची को दुनिया का सबसे आला ट्रांजिट सिस्टम दिया जाए, मास ट्रांजिट सिस्टम दिया जाए। कराची में बाकी फील्ड्स में बहुत ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। हेल्थ और एजुकेशन को कराची ने गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत कामयाबी के साथ अच्छा किया है। मैं तवक्को करूंगा कि हमारे सब अरबाब इक़्तिदार इकट्ठे होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, कराची की खूबसूरती के लिए और पाकिस्तान का चेहरा बेहतर बनाने के लिए ऐसे इकदाम करेंगे कि कराची को एक मुतमईन, पुरअमन और खुशहाल टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा सके। आज के लिए इसी कदर। चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।